गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा विषय है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, नीड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एरिया ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र तथा इसकी आवश्यकता। तो सबसे पहले समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को। इससे पहले आपने स्किनर की डेफिनेशन पढ़ा कि उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है, और भी अन्य लोगों के परिभाषाओं में आपने पढ़ा। क्रो एंड क्रो के डेफिनेशन में हमने पढ़ा, एलिस क्रो के डेफिनेशन में हमने शिक्षा मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करी, और भी अन्य जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा हमने शिक्षा मनोविज्ञान को समझा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहीं ना कहीं जो उनकी डेफिनेशन है उनसे हमें पूरी तरह से पता चलता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वह क्या क्या हो सकता है। जैसे कि स्किनर ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका संबंध सीखने और पढ़ाने से संबंधित है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो पूर्णतः किससे, सीखने और पढ़ाने से संबंधित है। किस प्रकार से बच्चा सीखता है, किस प्रकार से वह पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं यह हमें ज्ञात होता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र पूरी तरह से शिक्षा पर केंद्रित है। अर्थात जहाँ तक शिक्षा के विभिन्न एस्पेक्ट हैं, जिन शिक्षा के जो विभिन्न पहलू हैं उनसे शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होगा, संबंध होगा। तो सभी जो शिक्षा के जो सभी पहलू हैं, व्यवहार से संबंधित पहलू हैं, व्यक्ति का व्यवहार या फिर बालक का व्यवहार या फिर जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं मैंने आपको बताया था, उन तीनों में किस प्रकार से व्यवहार होगा, किस प्रकार से टीचर पढ़ाएगा, किस प्रकार से बालक सीखेगा, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसे अपने शब्दों में भी बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या हो सकता है। तो उन डेफिनेशन को भी हम आज पढ़ेंगे और फिर उसको अलग अलग बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह कहाँ तक फैला हुआ है और उसका ज्ञान का जो क्षेत्र है वह कहाँ तक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहीं ना कहीं शिक्षा से पूरी तरह से क्या है, संबंधित है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर डेफिनेशन है क्रो एवं क्रो के अनुसार, तो ज़्यादातर स्किनर और क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई है या आपको बताई है, तो ये आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। हर विषय के बारे में उन्होंने अपना क्या रखी है, बात रखी है। एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में भी उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में भी उन्होंने अपनी बातों में कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में भी उन्होंने अपनी बातों के अंतर्गत कहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत वो अपनी बातों में क्या कहते हैं, इन्हें हम समझते हैं। तो इससे हमारा जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले है क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। तो इन्होंने यह कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सामग्री, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, जो कि कंटेंट अगर हम कह सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस जो कि हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें समाहित होती हैं वो बताते हैं। शिक्षा विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। जो भी दशाएं, परिस्थितियां या फिर कंडीशंस हम कह सकते हैं, जो क्या करते हैं, सीखने को प्रभावित करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बालक को हम सिखा रहे हैं या फिर जो उसे सिखा रहा है उसे प्रभावित करने वाले बहुत से क्या है, कारक होते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से उसे कारक प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार से सीखने के कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये भी हम अध्ययन करेंगे जब हम लर्निंग का चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सीखने को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो उसमें शिक्षक या बालक स्वयं या फिर टीचिंग मेथड्स या फिर कंटेंट, ये सभी आते हैं। तो इन सभी का अध्ययन, उनका कहना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी विषय सामग्री क्या होती है, उसके अंतर्गत जो भी सीखने को, जो भी कारक सीखने को प्रभावित करते हैं वो सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। यानी कि हम सीखने की प्रक्रिया को, शिक्षा की प्रक्रिया को और कैसे प्रभावी बना सकते हैं, उसको जो
हमारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं या फिर जितनी भी दशाएं, परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, उनको हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो वो कहते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी का, एजुकेशन साइकोलॉजी का, वो कंसर्न विद द कंडीशन दैट अफेक्ट लर्निंग, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन क्या करते हैं, सीखने को प्रभावित करते हैं, वो सभी एजुकेशन साइकोलॉजी के विषय सामग्री के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसी में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वह है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान, सभी नॉलेज जो है और विधियाँ, जैसे कि हम जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, मेथड्स सम्मिलित है, वो सभी नॉलेज, वह सभी मेथड्स, वह सभी टेक्निक्स सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत हम उन सभी नॉलेज को, उस सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को, यहाँ पर नीचे जो इंग्लिश की डेफिनेशन है उसमें जो ज्ञान शब्द है उसके लिए इंफॉर्मेशन शब्द दिया है, यानी कि सूचनाएं, जो भी हमको जो ज्ञान है, जो सूचनाएं हमारे पास हैं, जो भी वो सभी सूचनाएं, वो सभी ज्ञान और वो सभी मेथड्स, वो सभी टेक्निक किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने की, जो एजुकेशन किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, कैसे उसे दिया जाना चाहिए, ये सभी को समझने के लिए, शिक्षा प्रक्रिया को अच्छी तरह के समझने के लिए तथा उस और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है, अर्थात कि हम उसे और ज़्यादा अच्छी, बेहतर बना सके। शिक्षा हमें हर जगह से मिलती है, परिवार हमारा सबसे पहला स्कूल है, तो वहाँ पर हम किन बातों में कुछ लापरवाही करते हैं जिनके कारण क्या हो सकता है, कुछ गलत व्यवहार क्या होते हैं, या फिर स्कूल में भी हो सकता है कि हम किसी इस प्रकार का हमारा व्यवहार है या शिक्षक का इस प्रकार से व्यवहार है कि कुछ गलत आदतों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इन सभी को कुशलता से निर्देशित करने के लिए और बेहतर तरीके से हम कैसे वो शिक्षा कहीं से भी अगर उसे प्राप्त हो रही है तो उस जो एजुकेशन देने की प्रक्रिया है उसको और किस प्रकार से बेहतर कराया जा सकता है, निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। तो ये कहते हैं इसके अंतर्गत जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत वो सभी सूचनाएं सम्मिलित होती हैं, वो सभी मेथड इसके अंतर्गत क्या हैं, सम्मिलित हैं, जो सीखने की प्रक्रिया को समझने और कुशलता से निर्देशित करने के लिए, जो कि हमें आवश्यक हैं, किसके लिए, अच्छी प्रकार से शिक्षा देने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए। तो एजुकेशन साइकोलॉजी टेक्स इट्स प्रोविंस और इंफॉर्मेशन एंड टेक्निक्स, जो यहाँ पर ज्ञान है और विधियाँ हैं, इनके लिए इंफॉर्मेशन और टेक्निक्स का शब्द का प्रयोग किया गया, पर्टिनेंट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर इफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग, किस प्रकार से सीखने को और ज़्यादा क्या बनाया जा सकता है, एफिशिएंट बनाया जा सकता है, इसको, इन सभी चीज़ों को हम मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ये सभी चीज़ें मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो हमने समझा कि शिक्षा, कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं इन परिभाषाओं से कि शिक्षा के अंतर्गत कैसे शिक्षा को और प्रभावी बनाना है, किस प्रकार से शिक्षक उसे अच्छी तरह से समझ सकता है, बालक के व्यवहार को, स्वयं के व्यवहार को, और जो हमारा कंटेंट है उसको हम किस प्रकार से बालकों तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं, यह हमको क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान ये सब कुछ समझाने में हमारी सहायता करता है। तो कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हमने इसको समझा कि कैसे हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को, जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, शिक्षा को किस प्रकार से वह और प्रभावी बनाता है, कैसे हम सीखते हैं कि उसको हम अच्छी प्रकार से दे सकते हैं, कैसे हम उसको कुशल, उसके क्षेत्र में कुशल होते हैं। तो यह कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हमने पढ़ा कि उसका क्षेत्र कहाँ तक है। तो पहला इसमें जो बिंदु है, बालक के वंशानुक्रम,
सीधे यहाँ पर शॉर्ट में सभी हेडिंग्स को लिखा गया है। जैसे ऊपर हमने लिखा शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किन किन बातों को स्टडी करता है और किन किन चीज़ों की हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नॉलेज होती है। जब हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो हम किन किन चीज़ों को सीखते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, किन किन चीज़ों को हम अच्छी समझ अपनी विकसित कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है उनको हमने आगे कुछ बिंदुओं में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है पहला बिंदु, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करती है, किस प्रकार से, हमने आपको बताया कि जो बालक है उसमें एजुकेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों से प्रभावित होती है। उसके हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही अपना एक क्या होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हम इसके अंतर्गत एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत हम हेरिडिटी के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं, हेरिडिटी को समझने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से हेरिडिटी प्रभावित करती है और किस प्रकार से हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, और वातावरण को किस प्रकार से हम प्रभावी बनाते हैं, इसका अध्ययन क्या करते हैं हम साइकोलॉजी के, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बालक की प्रेरणा तथा मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। तो शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया मोटिवेशन एंड बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडी द मोटिवेशन एंड बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ द चाइल्ड। यह क्या करती है, किस प्रकार से बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है लर्निंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कोई चीज़ सिखानी हो तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है एजुकेशन में। तो किस प्रकार से बालक को मोटिवेट करना है, किस प्रकार से उसे प्रेरित करना है, और उसकी मूल प्रवृत्तियाँ, जो उसके अंतर्गत मूल प्रवृत्तियाँ हैं जो कि जन्म से उसे मिली हैं, वह प्रवृत्तियाँ भी कहीं ना कहीं क्या करती हैं, उसे आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसके विकास में आगे क्या करती हैं, सहायक होती हैं। तो इनको कैसे हम बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं एजुकेशन में, यह भी हमको क्या करती है एजुकेशन साइकोलॉजी सिखाती है कि कैसे मोटिवेट करना है। डिफरेंट टाइप के मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बालक को प्रेरित करते हैं सीखने के लिए। तो कैसे हम इन मोटिवेशन के जो फैक्टर्स हैं या फिर बेसिक इंस्टिंक्ट से रिलेटेड जो विकास हम देखते हैं वो कैसे हम बच्चे में कर सकते हैं, इनका अध्ययन भी हम क्या करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये वंशानुक्रम, वातावरण, मोटिवेशन और जो मूल प्रवृत्तियां हैं उन सभी का हम क्या करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। विकास की अवस्थाओं का हम क्या करते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, कि किस प्रकार से विकास एक स्तर से, जो हमने बताया कि विकास क्या है, सिक्वेंशियल है या एक क्रम में चलता है या फिर कंटिन्यूस है। हमने डिफरेंट क्या करें, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनमें किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, इनको भी हम क्या करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो विकासात्मक इस तरह से हो गया इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस या फिर लेटर एडोलसेंस, एडल्टहुड, इन सभी जो स्तर हैं, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, इनके बारे में हम क्या करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में भी जानते हैं। जैसे कि विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सभी में क्या होते हैं, जो विकास है उनकी गति क्या हो सकती है, उनमें अंतर होता है या फिर वो सभी में भिन्न भिन्न प्रकार से भी दिखाई देता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हम क्या करते हैं और गहनता से अध्ययन करते हैं कि क्यों व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जा रही हैं और कैसे हम इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जहाँ तक अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो इन सभी का अध्ययन हम क्या करते हैं साइकोलॉजी के, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अपराधी और असाधारण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्रिमिनल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। क्रिमिनल मीन्स जो कि ऐसा व्यवहार जो कि बिल्कुल भी किसी प्रकार की बच्चे में समस्या है, वो बिल्कुल भी जो अपने आसपास को इन्वायरमेंट है उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, और कुछ अपराधी प्रवृत्तियों को क्या उसमें जन्म होता है कि किसी को मार देना या फिर किसी अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करना या फिर
किसी को बहुत ज़्यादा, किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार, अपराधी, तो बहुत अलग अलग प्रकार के इसमें क्या आते हैं, अपराध सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार के जो बिहेवियर है उसको समझना, क्यों ये चीज़ें हो रही, क्यों उसमें अपराधी बिहेवियर जो है वह दिखाई दे रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल में जो सामान्य से थोड़ा क्या है, अलग है। तो इनका भी किस प्रकार से अलग अलग जो अपराध बच्चों के अंतर्गत, अपराध प्रवृत्ति अगर जन्म ले रही है, या कोई असाधारण क्या है जो व्यवहार अगर उत्पन्न हो रहा है, तो यह क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इनके बारे में भी हम क्या करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक क्षमताओं का अध्ययन। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को पहले समझना जरूरी है। मेंटल हेल्थ जो कि छात्र का अगर यह बालक का है, हम बहुत सारे क्षेत्र में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, या फिर सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, डिफरेंट टाइप के हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो हमारा जो माइंड है, बहुत सारे स्ट्रेस या फिर इस तरह की समस्याएं हमारे व्यवहार में हो जाती हैं, कि अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से भी हो रहा है, तो या फिर कहीं वो सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिससे उसकी लाइफ में स्ट्रेस या फिर किसी प्रकार का तनाव वो महसूस करते हैं, तो अपनी पूरे जीवन को बहुत हैप्पीनेस के साथ, बहुत खुशी के साथ जब हम व्यतीत कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। मीन्स उसके जीवन में किसी प्रकार की वो विचारों से संबंधित हो, या किसी स्थान विशेष पर अगर वो कार्य करता है, तो वहाँ उसे किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, वो अपनी जो कार्य हैं उनको आसानी से कर पाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं वो बहुत अच्छे से एडजस्ट है, या उसका वो मेंटली सेटिस्फाइड है, जितनी भी चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही है उन चीज़ों से वो सेटिस्फाइड है। तो ये हमारा कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य, कितनी अच्छी तरीके से वो अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर पाता है। बहुत कुछ हमारे पास, अगर फिजिकल डेवलपमेंट हमारा बहुत अच्छा है और मेंटल डेवलपमेंट हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम सोशल डेवलपमेंट, सोशली अगर हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे तनाव का कारण बनते हैं। या फिर हम अपनी फैमिली में अच्छे से कुछ जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है बालक का वो स्वस्थ नहीं है। तो इस मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से इसे अच्छा बनाया जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स के कारण ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्या होती है, परेशानियां आती हैं, इनको भी हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। मानसिक अक्षमताओं का, किसी प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटी है, या तो लर्न नहीं कर पा रहा है, या फिर अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, या फिर अपनी बातों को रख नहीं पा रहा है, ये है मानसिक अक्षमताएं, मेंटल डिसेबिलिटी। तो किस प्रकार की अलग अलग प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इनको भी हम क्या करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। सीखने की क्रिया का अध्ययन करता है, कि लर्निंग जो है कि किस प्रकार से सीखते हैं बच्चे। सीखने की भी एक क्या है, प्रक्रिया है। हमने बोला सबसे पहले, अगर जब मोटिवेशन, अगर जब तक आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, मीन्स आप रेडी नहीं हैं, तो आप किसी भी कितना भी आप प्रयास कर लेते हैं तो आप उसको सीख नहीं पाते। तो तत्परता, जो रेडीनेस है सीखने के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं हमारे सीखने को प्रभावित करती है। जितना ज़्यादा आप उत्सुक होंगे किसी चीज़ को जानने के लिए, उतना ज़्यादा हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, इनको भी हम एजुकेशन किस प्रकार से हम बेस्ट वे में सिखा सकते हैं, ये भी हमारी सीखने की प्रक्रिया क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन। बहुत सारे शिक्षण मेथड हैं, समय के साथ साथ हमने नई मेथड्स को खोज किया है, और बहुत सारी जो पुरानी मेथड्स हैं वो भी हमारे पास हैं, जिनको हम अभी भी क्या करते हैं, बहुत अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सी शिक्षण विधियाँ और नई शिक्षण विधियाँ का भी हम क्या करते हैं, निरंतर उन पर खोज हो रही है, कि किस प्रकार से हम जो अगर अलग अलग जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो उनको पढ़ाने के लिए, या फिर अगर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसके लिए हम किस प्रकार के मेथड्स को यूज करने चाहिए, डल अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए कौन से मेथड है। तो बहुत सारे शिक्षण मेथड्स को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंस और अनइम्पोर्टेंस के बारे में भी हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, कि कौन सी शिक्षण जो मेथड है वह क्या है, बेस्ट है, किससे बच्चा क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से सीख सकता है, और कौन सा बिल्कुल भी जो सिखाने की प्रक्रिया है उसमें जो क्या है, जो बिल्कुल भी अनुपयोगी है, इसके बारे में भी हम क्या करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं।
और भी कुछ हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत हम बालक की पसंद और नापसंद के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं कि क्या उसकी रुचियां हैं, क्या उसकी अरुचियां हैं। तो उसकी पसंद नापसंद, इंटरेस्ट के क्षेत्र में जब हम कार्य करते हैं तो हम बच्चे को क्या करते हैं, बेहतर वे में सिखा सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें इस चीज़ का भी ज्ञान देती है, इस बारे में भी अध्ययन करती है कि बच्चे की पसंद क्या है, कि किस फील्ड में वो बहुत अच्छा कर सकता है, किस क्षेत्र में वो क्या करता है, उसका जो मानसिक वो है पक्ष है वो कम कार्य करता है, किन क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कर सकता है। इन विषयों के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया जाता है। बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करता है, किस प्रकार की स्पेसिफिक जो एबिलिटी है बच्चे के अंतर्गत है, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान हमें पहचानने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। तो इससे हम क्या कर पाते हैं कि कौन सी बच्चे में डिफरेंट टाइप की जो एबिलिटीज़ हैं वो दिखाई देती है, तो कौन सी उसमें क्या है अच्छी, सबसे बेस्ट जो एबिलिटी है उनको हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान हमें पहचानने में हेल्प करती है। तो ये सभी क्षेत्र, जैसे शिक्षा से संबंधित ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जो हैं, इसके अंतर्गत परामर्श निर्देशन भी आता है, व्यक्तिगत जो भी आप एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत जो भी आप विषयों को पढ़ेंगे, जो भी आप विषय सामग्री को पढ़ेंगे, वह सभी कहीं ना कहीं क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह सभी क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी के क्षेत्र हैं। तो ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन साइकोलॉजी की। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन साइकोलॉजी का जो ये हमारा आज का विषय है, यह बताता है कि जो हम एजुकेशन साइकोलॉजी, तो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी करती है। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से मेथड्स में, किस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया को, मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनकी आवश्यकता इस चीज़ के लिए है कि हम इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें प्राप्त होगा और हम इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो एजुकेशन में आने वाली समस्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हेल्प करते हैं। तो क्यों हमें इसकी आवश्यकता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान को हम पढ़ रहे हैं इसकी हमें क्यों आवश्यकता है। तो एजुकेशन में सबसे पहले इसमें लिखा गया, एजुकेशन में जितनी भी समस्याएं हैं, बालक से संबंधित शिक्षाएं हैं, समस्याएं हैं, पहला पॉइंट है इसमें, बालक की समस्याओं को समझने में सहायता करती है। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वह हमें क्या हेल्प करती है, जो बालक से संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, जैसे कि हमने बोला कि बालक सीख नहीं पा रहा है, लर्न नहीं कर रहा है, या फिर उसमें कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज़ है, तो वो क्यों है, या फिर वो किसी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, या फिर डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सारी बालक संबंधित जो भी परेशानियां हैं यह क्यों आ रही है, या उसमें एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है, मैल एडजस्ट है बच्चा, तो वो क्यों हो रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को समझने में हमारी क्या करती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी सहायता करती है, इसलिए यह हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। उसी प्रकार से शिक्षा की समस्या है, कुछ शिक्षा की भी समस्या है, किस प्रकार शिक्षा दी जाए, कैसे उसकी व्यवस्था की जाए, या कैसे हम उसकी प्लानिंग करते हैं, कैसे हम उसकी जो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से सुनियोजित करते हैं, इन सभी को शिक्षा की समस्याओं का भी समाधान करती है। बालक की समस्याओं के साथ साथ शिक्षा की समस्याओं का भी ये क्या करता है, समाधान करता है, कि कैसे बच्चे की जो समस्याएं हैं, या फिर जो एजुकेशन की समस्याएं हैं, डिसिप्लिन रिलेटेड है, या फिर किस प्रकार से उसे उसमें एक जो हम कहते हैं ओवर, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो कैसे हम उस ओवरऑल डेवलपमेंट को कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो इनसे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। विकास के सिद्धांतों का ज्ञान होता है, शिक्षा मनोविज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, विकास के सिद्धांतों के बारे में हम जानते हैं। तो जैसे कि हमने विकास के सिद्धांतों को पढ़ा कि क्या क्या विकास के सिद्धांत है, जैसे कि हमने बताया कि जो विकास होगा वो एक निश्चित दिशा में होता है, या फिर विकास जो है वह क्या होता है,
उसमें एक क्रम होता है या फिर जो विकास है वह वर्तुलाकार होता है, हमने आपको बताया। तो ये सभी विकास के सिद्धांतों को हमने जाना कि विकास किस प्रकार से बच्चे में होता है, कि एक बार अगर तेजी से विकास हो रहा है तो कुछ समय के लिए उसमें स्थिरता आती है। तो बच्चे को जैसे कि हम इसके अनुसार ही बच्चे का क्या कर सकते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। तो ये हमें यहाँ पर सहायता करता है कि हम विकास के सिद्धांतों को जानकर बच्चे में उस प्रकार से उसकी हेल्प करें। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया का ज्ञान होता है। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से एजुकेशन देनी है, उसका एक क्रम है ना। सबसे पहले कि उसमें तत्परता होनी ज़रूरी है, या फिर उसको उसके जो उसका महत्व है, जब तक वो उसके महत्व को नहीं समझेगा, जब तक वो मोटिवेटेड नहीं होगा, जब तक वो उसके महत्व को नहीं समझेगा, तब तक वो सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकता है। तो इसका भी हमें ज्ञान होता है कि किस प्रकार से शिक्षा की जो प्रक्रिया है, शिक्षण का जो कार्य है वह किया जाना चाहिए। यह भी हमें क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, हमारे पास शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। चरित्र का निर्माण करना, या फिर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, या फिर एक लोकतांत्रिक नागरिक का निर्माण करना, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, और भी बहुत कुछ हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं। इनको आपने पढ़ा है। तो जो शिक्षा के उद्देश्य कैसे इन्हें प्राप्त किया जाएगा, जब हम शिक्षा पर एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प लेकर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, या फिर बच्चे की प्रॉब्लम को अच्छे से हम जो भी बच्चे के साथ अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है व्यवहार संबंधित, वह स्कूल में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता है स्कूल में, तो कैसे हम उसको और इंटरेस्टिंग बनाकर, यह सारी चीज़ों को हमने किस में सीखा, एजुकेशन साइकोलॉजी, कैसे हम उसके सब्जेक्ट मैटर जो है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, यह भी हमें क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी सिखाती है। तो यह क्या करता है, ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि हमारा जो हम ये कह सकते हैं जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना। इसमें हमें एक लंबा समय लगता है, ये नहीं कि हमने 1 महीने के अंतर्गत हम उन्हें अचीव कर लेते हैं, एक लंबे समय में हम इनको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इनको प्राप्त करने में भी हमारी क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी सहायता करती है, क्योंकि वह क्या करेगी, हम डिफरेंट चीज़ों को, एजुकेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट को हम समझ पाएंगे, तो जिससे कि हम अपने आसानी से हम अपनी टीचिंग कर सकते हैं, आसानी से हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, चीज़ों को लर्न करा सकते हैं, उससे चीज़ों को सिखा सकते हैं, उसको परिपक्वता की ओर बढ़ा सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, हम अपने एजुकेशन के जो हमारे उद्देश्य हैं, जो लॉन्ग टाइम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। अनुशासन संबंधी समस्याओं का समाधान, तो बहुत सारी जो डिसिप्लिन रिलेटेड क्या होते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, जो हम जब हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं तो उस वक्त हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप पढ़ाने का कार्य आप कर रहे हैं तो बच्चे सुन नहीं रहे हैं, या फिर आपने उनको कोई कार्य दिया है तो उनको वो नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अनुशासन संबंधी। उनको कोई कार्य दिया गया है वह उसे नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने या फिर किसी प्रकार के दूसरे बच्चों अपना स्वयं का डिस्टर्ब करके दूसरे बच्चों को भी किसी प्रकार से हानि पहुंचा रहे, तो ये सभी क्या है, अनुशासन संबंधी समस्याएं। तो इन अनुशासन संबंधी समस्याओं को भी समाधान करने में हमें क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है, क्योंकि आप बच्चे को बिहेवियर को जब आप समझने लगते हैं तो क्यों उसमें वो चीज़ें हो रही हैं, उनके कारणों को हम जान पाते हैं, और कैसे जो रीज़न है उनको कैसे दूर किया जाता है, इनको भी हम क्या करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत समझते हैं। तो यह क्या करता है, एजुकेशन जो अनुशासन से संबंधित समस्याएं हैं उनको भी सॉल्व करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है बालक के अधिगम का मापन किया जा सकता है। तो साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी ने बहुत सारे ऐसे टूल्स को डेवलप किया है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, इसका भी हम क्या करते हैं, आसानी से मेजरमेंट कर पाते हैं। दे कैन मेजर द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे ने कितना सीखा और किस प्रकार से उसमें सीखने की गति कितनी है, वो तेजी से सीख रहा है या फिर उसमें सीखने की गति मंद है, इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मापन कर सकते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें ये भी बताती है कि हम किस प्रकार से उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है, या फिर उसमें जो सीखने की जो उसमें प्रवृत्ति है वह किस प्रकार से उसमें कितना हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, कितना उसने सीख लिया है, इसका भी हम क्या करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी की टूल्स के हेल्प से हम इनका मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे मापन
किया जा सकता है। नेक्स्ट है बालक के व्यवहार तथा सामूहिक व्यवहार को समझने में सहायता होती है। तो इससे क्या है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी से हम क्या करते हैं, चाइल्ड के व्यवहार को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए ये हमारे के लिए क्या है, आवश्यक है। एजुकेशन साइकोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जो चाइल्ड है उसके बिहेवियर को अच्छे से, किस प्रकार से उसमें मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से उसमें सोशल बिहेवियर को वो दिखाता है, एक ग्रुप में वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, इन सभी को समझने में भी हमारी क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करती है, हेल्प करती है। आपने देखा है कि अगर इंडिविजुअली किसी का व्यवहार अलग तरीके से होता है, समूह में उसका व्यवहार किसी दूसरे प्रकार से भी हम देख सकते हैं। तो समूह अगर अपने जीवन में वो बहुत अच्छे से, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो समूह में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो इस प्रकार का व्यवहार क्यों हो रहा है, किस प्रकार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर उसका सामूहिक व्यवहार अच्छा है या फिर स्वयं के लिए उसका व्यवहार कैसा है, इन सभी को भी समझने में हमारे लिए क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी हमें मदद करती है, जिसके कारण यह हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। तो किस प्रकार से बालक का व्यवहार होगा, कहाँ पर वो किस परिस्थितियों में वो किस प्रकार के व्यवहार को शो करता है, ये जो डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटीज़ हैं उनका अलग अलग का जो व्यवहार है वह वो शो करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें बताती है कि किस प्रकार से हम उसके जो उसका मेंटल हेल्थ है उसमें हम किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हम मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जीवन में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, तनाव या प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इनको अगर हम उनको टेक्निक्स बताएं या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हम उनको बताएं कि किस प्रकार से वो जो डिफरेंट सिचुएशन है उनमें किस प्रकार से सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और अगर उनको किसी प्रकार का परेशानी अगर वो महसूस कर रहे हैं तो कैसे उनका सामना किया जा सकता है। तो ये आता है मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत, इसको हम पढ़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत। तो मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से बच्चे का हम अच्छा कर सकते हैं, इसका ज्ञान भी हमें क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी करती है। इसीलिए हमको इसकी क्या है, आवश्यकता है। इसको समझना, एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ना इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी इसके अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें हम सुधार कर पाते हैं। नई शिक्षण विधियों को सीखने तथा खोजने के लिए प्रेरित करती है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वह हमें प्रेरित करती है कि हम क्या करें, नए सीखने की विधियों को क्या करें, प्रयोग करें। जैसे कि आपने देखा है कि हमारी जो टीचिंग मेथड्स होती हैं इसके अंतर्गत एक होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है डेमोक्रेटिक। जो हमारी पहले से जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था वो कहीं ना कहीं क्या था, ऑटोक्रेटिक था। मीन जहाँ पर किसी एक व्यक्ति पर पूरी शिक्षा क्या करती थी, निहित होती थी, यानी कि शिक्षक पर ही हमारी पूरी शिक्षा क्या होती थी, उसी प्रकार। लेकिन अभी जो हम वर्तमान में हम क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मीन्स हमें बच्चों को, शिक्षक का जो प्लेस होता है वो कहीं ना कहीं माइनर होकर जो चाइल्ड है उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो शिक्षक बालक की जो मेंटल एक्सरसाइज है उसको हम ज़्यादा क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये हमारी टीचिंग मेथड में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो यह हमें प्रेरित करता है कि क्यों हमें इन नई मेथड्स को यूज़ करना है, और किस प्रकार से अगर किसी जो पुरानी मेथड है उसमें वो किसी प्रकार से उसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं या फिर कुछ उसके फ़ायदे सही नहीं है, तो वह हमें सिखाती है कि इस मेथड को छोड़कर हम किसी नई मेथड्स को क्या करें, सीखें, और नई मेथड्स को हम क्या करें, खोजें। तो यह बताता है कि कौन सी मेथड से हम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, कौन सी मेथड ज़्यादा बच्चे के लिए क्या है, ज़रूरी है, किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, किसके माध्यम से अधिक हम क्या करते हैं, सीख सकते हैं। तो यह प्रेरित करती है, इन बहुत सारी जो टीचिंग मेथड्स है उनको सीखने के लिए भी हमें क्या करती है, प्रेरित करती है, और जो नई मेथड्स को खोजने के लिए भी हमें क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी। जितना ज़्यादा आप बच्चे को जानेंगे, जितना ज़्यादा आप उसे समझेंगे, तो आप उसको समझ पाएंगे कि कैसे उसमें सीखने की प्रक्रिया हो रही है। तो जब हम उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जब हम उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या होता है कि हम नई नई मेथड्स को कैसे बहुत सीख रहा है, इनको भी हम क्या करते हैं, आसानी से सीख पाते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें इन चीज़ों के लिए भी प्रेरित करती है, इसलिए यह क्या है, आवश्यक है। बालक के मार्गदर्शन और
परामर्श में सहायता करती है। तो इसी जो अगर आप उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में जानते हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, आप उस किस प्रकार से उसे मोटिवेट किया जाता है, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप आसानी से बच्चे का क्या कर पाएंगे, मार्गदर्शन भी कर पाएंगे। और किसी प्रकार की अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे वो फेस कर सकता है, इसके लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं और उसकी काउंसलिंग भी आप कर सकते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी यह भी हमें मदद करती है कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को निर्देशन या परामर्श दे सकते हैं। इसमें भी हमारी क्या करती है, सहायता करती है। इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है इसका अध्ययन करता है। बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि आप मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में जानते हैं कि कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को। डिफरेंट टाइप की मोटिवेशन जो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई हैं उनको आप जान पाएंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी को जब आप पढ़ेंगे तो मोटिवेशन थ्योरियों को आप जान पाएंगे, तो आप बच्चों को क्या कर पाएंगे, आसानी से मोटिवेट कर पाएंगे टूवर्ड लर्निंग के प्रति। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, किस प्रकार से विकास हो रहा है। तो इन जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनमें जो विकास की अवस्थाएं हैं या वृद्धि है, जैसे कि हमने बोला अर्ली चाइल्डहुड में मेंटल डेवलपमेंट अगर तेजी से हो रहा है तो इसको हम समझेंगे कि वहाँ पर हम उसको क्या करें, उस चीज़ के लिए वहाँ पर ज़्यादा उसके लिए अवसर प्रदान करेंगे। तो उसको जो हम अगर ये डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम समझें तो तभी हम उन चीज़ों को कर पाते हैं। तो इसका भी हमें क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी हमें इसका भी ज्ञान देती है। इसलिए यह हमारे लिए क्या हो जाता है, इसका अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। यह शिक्षक को शिक्षण व्यवसाय के लिए तैयार करती है। कहीं ना कहीं इसे पढ़ने का उद्देश्य इसलिए भी है क्योंकि यह क्या कर रही है, हमें जो शिक्षण, क्योंकि टीचिंग आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑलरेडी टीचिंग करा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो इससे हम सीखते हैं कि कैसे हम जो हमारी टीचिंग जो जिसके लिए आप तैयार हो रहे हैं टीचिंग प्रोफेशन के लिए, उसके लिए क्या करती है, हमें तैयार करती है। प्रिपेयर टीचर फॉर द टीचिंग प्रोसेस। यहाँ पर प्रोसेस नहीं होगा, टीचिंग प्रोफेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, टीचिंग प्रोफेशन। तो यह हमें क्या करती है, टीचिंग प्रोफेशन के लिए भी क्या करती है, तैयार करती है। तो शिक्षक को बहुत सीखता है, बहुत सारे कि कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है। यह एजुकेशन साइकोलॉजी में स्किनर की डेफिनेशन के अंतर्गत तो उन्होंने बताया था कि सीखने और पढ़ाने से एजुकेशन साइकोलॉजी संबंध रखती है। तो शिक्षक का कार्य क्या है, सिखाना और पढ़ाना। तो ये क्या करती है, टीचर को तैयार करती है किसके लिए, टीचिंग प्रोफेशन के लिए। दूसरा है पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता होती है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं तो किस प्रकार से करिकुलम को तैयार करना है, यह भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। किसके अंतर्गत, एजुकेशन साइकोलॉजी। यह हमें बताती है कि किस प्रकार का, हमने बोला कि हमारी टीचिंग मेथड इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो जब हम उसका कंटेंट जो है, जो भी आप सिलेबस बना रहे हैं, जो भी आप उसके लिए तैयार कर रहे हैं, करिकुलम के अंतर्गत हमारी सभी चीज़ें आ जाती हैं। स्कूल की जो पूरी गतिविधियाँ होती हैं, वो प्रेयर से लेकर हो या फिर छुट्टी के समय तक की सारी दिन भर, या फिर वो लंच ब्रेक में किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं, ये सभी चीज़ें, या फिर कोई ओकेजन आप विद्यालय में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन आप कर रहे हैं या किसी प्रकार का फेस्टिवल आप मना रहे हैं, तो ये सभी हमको क्या करते हैं, ये हमारा करिकुलम के अंतर्गत आता है। तो यह सहायता करता है कि कैसे हमको इन कौन सी चीज़ों को हमें बच्चों के सामने रखना चाहिए। तो करिकुलम के डेवलपमेंट में भी ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसलिए हमें एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। कि उसका बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं है, करिकुलम कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए जैसे कि हम उनको अर्ली में क्या पढ़ाते हैं, सिर्फ पोएम को हम उनको पढ़ाते हैं। तो उसके बाद धीमे धीमे हम उनको स्टोरी पढ़ाते हैं, फिर हम उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज देते हैं। तो किस प्रकार का करिकुलम होना चाहिए, इसमें भी साइकोलॉजी हमें क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी हमें क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हमें इसकी क्या है, आवश्यकता है एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ने की। तो अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा के सभी पहलुओं को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत समाहित किया जाता है। शिक्षा का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत समाहित नहीं है। तो ये सभी चीज़ें उसमें क्या है, सम्मिलित होती हैं। तो यही क्या करती हैं, जो हमारी शिक्षण
और जो अधिगम प्रक्रिया है उसको क्या करती है, प्रभावी बनाती है, और शिक्षक छात्र दोनों आसानी से शिक्षण संबंधी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। शिक्षक के जीवन में अगर पढ़ाने से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो वो उनका आसानी से क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। या फिर बालक को सीखने से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वह इसको क्या कर सकता है, आसानी से समाधान उसका कर सकता है। तो इसलिए हमें जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इसकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आपने अभी तक बहुत कुछ समझा एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। हमने एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है इसको जाना, उसकी प्रकृति के विषय में जाना, उसके क्षेत्र के बारे विषय में जाना। तो इन सभी चीज़ों को जब हमने जाना तो कहीं ना कहीं हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को इन बिंदुओं के अंतर्गत मैंने आपको समझाने की कोशिश भी करी, आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।